है। देखिए मैं संक्षेप से बताना चाहूँगा मनुष्य संक्षेप। सर लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे शॉर्ट वीडियो। सर को उसके ही बोला गया रिक्वेस्ट, मैं चाहता था कि मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सर से कुछ ले कि मैं सर ये बोलता हूँ कि सर आई प्लीज। तो सर तो एक बार तो सर ने तुरंत कहा मैं आऊँ, ये सर ने डांट बोला। तो सर आए, ट्रेनिंग खत्म करी वहाँ पे, फिर ट्रेन पकड़ के रात को आए, कोहरे का सफर कर गया। रात को 2 बजे वहाँ पे सर रेडी थी। तो ये सर का कमिटमेंट है। तो जो सर मनुष्य जिसके प्रति कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा जरूर। तो आप सर से जितना लिया मतलब तो आपने लगभग 100 में से 30% ले लिया। जो आप चाह रहे थे ना सर ने वो दिया, वो उससे ज्यादा दिया। अगर प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी के लिए एना माता से की व्यवस्था है, ये सारा उसी में पूरी तैयारी में और जाएगा। ऊंचे स्थानों का चयन करना, ठीक है, जहाँ पे हम राहत शिविर बना सकते हैं। और क्या होगा, टैबलेट क्लोरीन गोली की व्यवस्था करना, पेयजल ठीक है, टॉयलेट की मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करना, ये सब हम इमरजेंसी किट रेडी रखना। ये इसके अलावा चेतावनी एडवाइजरी के लिए ये भी पूरी तैयारी है। इसमें हमें व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाना, जिसमें हम गांव के सारे लोगों को एक ग्रुप में जोड़ सकें, परिवारों को, सारे परिवार तक वो मैसेज चला जाए। जैसे IMD ने जारी किया कि अगले 2 दिन में बहुत शीत लहर पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमारी जो विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष है, वो सारे गांव के जितने भी घर, जितने भी वहाँ पे परिवार रहते हैं, हम 50 परिवार हैं, आवश्यकता आते हैं, उससे भी कम्युनिटी की नीड है और क्षति और आवश्यकता क्षति आंकड़न कब करना है? अपने से मत आप क्षति आंकलन कब करना आपदा के पश्चात। ओके, आप खड़े रहिएगा। मैडम आप बताइए। यस यस, आप ही बोलिए। आपदा की बात करेंगे, आपदा के पहले क्यों नहीं करेंगे? बात हुई ठीक है, क्या नाम है? ज्योति के लिए क्या करते हैं? आपको या बैलगाड़ी की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या ट्रैक्टर की जरूरत है, या किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है तो वाहन की जरूरत है, कोई भी चीज तो आपके गाँव में उपलब्ध नहीं है लेकिन पड़ोसी गाँव में उपलब्ध है, उसकी भी आप उसमें प्रक्रिया में मदद दे सकते हैं। तो ये समन्वय करने के लिए है कि आप पड़ोसी गाँव से किसी भी इमरजेंसी में अगर आवश्यकता पड़े तो वो कौन से संसाधन के लिए आप समन्वय करोगे। क्लियर है? इसमें कोई एग्जाम्पल लेकर के आप पूछ सकते हो कि अगर ये दिक्कत है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत आएगी? आपका ठीक है, तो इनको बनाते हुए आप इसका करना चाहिए। चौथा हमारा समूह है आश्रय प्रबंधन। आश्रय प्रबंधन दल में आप उसी तरह से अध्यक्ष और 5 सदस्य। एक और आपको एक और भी बताया कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर का 10 लोगों का समूह है ना, उसमें शिक्षा मित्र है, प्रधान अध्यापक है, इन्हें हमें आशा है रोजगार से बचे, उसमें से भी आप जो सदस्य बनाएंगे तो उसमें से भी सदस्य ले सकते हैं। तो आप देखिएगा कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग उसमें से हैं जो आपके लिए इफेक्टिव काम कर सकते हैं, जो लोग कंट्रीब्यूशन अपना दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये आपकी विवेक पर छोड़ देते हैं, आप जिसको भी चाहे रखें, लेकिन सबकी सहभागिता से, सबको आप बता करके पूछ करके कि इसमें कौन आएगा, उनकी सहभागिता लेते हुए रखेंगे तो ये टीम काम करेगी। अदरवाइज आप अपने मन से रख देंगे तो उनकी सहमति नहीं। जैसे मैंने बोला कि योजना हम बना लेते हैं लेकिन समुदाय की सहभागिता नहीं होती है, वो योजना फेल हो जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी सहमति से लेते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं। क्लियर है? इसको जरूर, और ये 35 लोगों की जो टीम है ना, इसको जरूर स्टैंड करें। इसमें एक देखिए सोल्यूशन का इसका ये है कि गाँव में जो देखिए उनके लिए सरकार की तरफ से आदेश है, हर ग्राम प्रधान को भी बोला गया है कि हर गांव में पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाना है। जितने भी आवारा कुत्ता पशु के लिए बजट भी जाता है, आप ये कह सकते हैं ग्राम प्रधानों को बजट भी जाता है इसके लिए। आई थिंक 3 लाख 5 लाख ऐसे कुछ काम मुझे जहाँ तक याद आता है, बात एक साल पहले की। तो वो चीजें अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, नई डायरेक्शन नहीं बनेगी।
वो नहीं मिली तो अलग मैटर है, लेकिन ये डीएम को लिख करके दिया। आईडी का अगर नहीं होगा तो मुझे अगर डीएम का कहीं किसी जगह का मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा। आप उस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए ये बात रख सकते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि आवारा पशुओं की वजह से इतना सारा ऐसा खेतों का नुकसान होता है। इसी के लिए सरकार ने ये इवन मुख्य सचिव जी का लेटर है, हम तो बोल नहीं रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो मुख्य सचिव जी का निर्देश था जिसमें उन्होंने लिखा और ये निर्देश सीडीओ को डीएम को दोनों को गया और उनको ये निर्देश है कि हर ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में वो गौशाला के लिए स्थान चिन्हित करे, गौशाला का स्थापना करे और उसमें बाकायदे 2 लोगों की नियुक्ति का भी प्रोविजन था। 2 लोग रहेंगे जो उनके चारे की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था करेंगे, सब है। अब हो नहीं रहा वो अलग बात है, इसके लिए तो वही है ना सारे आपने आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए आपने बैरिकेडिंग किया, लेकिन वहीं से 12 जानवरों की जान गई। तो हम अनजाने में कर तो रहे हैं, लेकिन साइंस हमको पता नहीं है और गलतियां हमसे होती है और उसमें लोगों की जान जाती है। तो अगर हम गांव में इस तरह की चीजों को लोगों को बताएं तो गांव के लोग थोड़ा अवेयर होंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे आकाशीय बिजली को आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा, हम उन चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं जो आपको आसानी से आप बता सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे ग्राम आपदा प्रबंधन समिति का तो पहली समिति थी हमारी, पहली समिति क्या थी? सूचना एवं चेतावनी दल। गाँव को जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से संसाधन गाँव में है और कौन कौन से उसमें नहीं है। अगर मान लो अगर बाढ़ आता है गांव में, एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा नाव। तो पहले हमें ये चेक करना है कि गांव में नाव की व्यवस्था है या नहीं करेगा, या हमें शीतलहर या लू से निपटने में मदद करेगा। जितने भी प्राकृतिक खतरे हैं, उसी तरह से अगर मानवीय खतरों की बात करें तो वो संसाधन क्या है जो हमें मानवीय खतरों से बचाएंगे। मान लो किसी को चोट लग गई तो क्या है, मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रही है, आपस में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई और बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्राथमिक चिकित्सा किट की जरूरत पड़ेगी। खून को रोकना है तो प्राथमिक चिकित्सा किट की जरूरत पड़ेगी। और वो अगर गांव में उपलब्ध है तो फिर वो कौन व्यक्ति होगा जो उसको प्राथमिक उपचार देगा। यानी हमें उस मानवीय संसाधनों को भी सूचीबद्ध करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मानो मानवीय आपदा एक और है आग। आग के लिए हमारे पास गाँव में किस तो ये चीजें अंधे हो सकते हैं, कान के पर्दे पड़ सकते हैं और किस तरह से पूरी शरीर लग जाती है। अब इसमें अगर देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ों को जैसे हम जब सर्वे करते थे तो ये सारी चीज़ों को जैसे स्कूल है बगैर में ये मुझे सामने काटा हो सकता है, मुझे उल्टी आ सकती है। तो अब मैं कैसे करूँगी उल्टी? अगर मैं ऐसे ही उल्टी करूँगी तो क्या होगा? उसको अंदर ही चली जाएगी, उससे क्या होगा? हो सकता है वो मेरी नाक में चले जाए, हो सकता है वो मेरी सांस की नली में चली जाए, उससे क्या होगा? मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं कैसे मर जाऊंगी? तो एक ऐसी पोजीशन है जो हम क्या करते हैं मरीजों के लिए करते हैं। जब मेडिकल हेल्प आ रही है, मतलब हमने अपनी तरफ से सब कर दिया, अब एम्बुलेंस आएगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मैं सीधी हूँ ऐसे, ये हर सिचुएशन में काम आ सकती है। किसी भी डिजास्टर में या फिर कोई भी आपको तकलीफ कोई भी चोट कुछ भी घर पे ऐसा नॉर्मल भी तो आप ये कर सकते हैं, रिलीफ फील करेंगे आप। ठीक है, इस पे काटा हुआ था, हमने थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैं मतलब पेशेंट को हमने क्या करना है, ऐसे करना है। ठीक है, इनकी एक टांग को ऐसे करवा देना है। ठीक है, एक जो हाथ रहेगा वो इनका ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? दूसरे हाथ का मुझे क्या मिला है? सपोर्ट। मुझे उल्टी आएगी, कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना, नॉर्मल निकल जाएगी, है ना? कुछ भी मेरे मुंह में आएगा, जहाज आएगा, कुछ भी आएगा, सत्य निकल जाएगा, इजीली बाहर निकल जाएगा, वापस नहीं होगा ना। तो मुझे की पोजीशन मिली। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। उम्मीद करते हैं आप अपने घर जाके तो कर ही लेंगे ये। आप
पुरुष ऐसे नहीं कि महिलाएं महिलाएं हाँ, हाँ मैम का विचार उत्तम था। मैंने खेल रही है अरे चलो किसी कहीं भी खड़े हो जाओ। अच्छा ये तो मैं बैठी इतने सारे उन्हें बुलाओ, ये तो फिर अरे भैया ग्रुप में चलो भाई। हेलो बहुत सारे लोग बेसिकली हो जाएंगे। जल्दी 30 से 35 लोगों को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। देखिए कमेटी बनाएंगे लगभग 30-35-40 भी होते हैं, लेकिन जो कमेटी बनाएंगे जैसे जितने दल बनाए जा रहे हैं, हर दल में कितने लोग हैं, उस हिसाब से 100 के ऊपर का टारगेट हो जाएगा आपको। कि आप लोगों को प्रधान जी से संपर्क करके एक नोडल एक मेंबर की एक टीम बनानी है, जिसमें से कितने लोगों को बताया था मैंने? पहला बताया था कि कम से कम 8 वृद्धों का समूह रहेगा, 8 लोग रहेंगे। दूसरा समूह बताया था कि महिलाओं का समूह रहेगा, जिसमें 10 लोग रहेंगे। तीसरा हमारा फ्रंट लाइन वर्कर का होगा, जिसमें 10 लोग से 10 या 11 जो भी होंगे। चौथा समूह हमने एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स का बताया था, जिसमें 8 से 10 लोग होंगे। और पांचवा बताया था यूथ का, जिसमें 10 लोग होंगे, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। ये जो टीम होगी, इनके पार्टिसिपेशन में आप वीडियो बनाएंगे और इन्हीं के पार्टिसिपेशन। और एक चीज और बोला था कि हर एक वार्ड का प्रतिनिधित्व हो कम से कम 1 से 2 लोग का, ताकि हर वार्ड से इतने सारे सदस्य आ जाए। इनके साथ आप ग्रुप में बैठ करके कमेटी का भी फॉर्मेशन करेंगे और इसमें साथ साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका भी सपोर्ट लेंगे। यही ना बोला था। अब ये इनका नदीम जी का सवाल है कि इसमें अगर हम बना रहे तो हमारे पास 100 लोग हो जाएंगे। कैसे 100 लोग होंगे? बताओ आपको, कोई डिफरेंट तरीके के डिजास्टर में जैसे एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ पार्ट है, मतलब है करना है, कोई महामारी है, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उनको बचाव के तरीके और कुछ इमरजेंसी की किसी तरीके से उसको कम्युनिटी के थ्रू सब कुछ चीज़ें वही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और उद्देश्य यही है कि आप इस चीज़ को, पुराने ज्ञान को रिवाइज करें और नई चीज़ें सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। जो लोक वार्ता एक शब्द होता है फोकलोर। फोकलोर का मतलब जो कुछ रागनी, कुछ गीत होते हैं ऐसे जो महिलाएं गाती हैं, कुछ ऐसे राग होते हैं जो लोग गाते हैं, वो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलते, है ना। कहीं भी वो कोडिफाई नहीं है, लिटरेचर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से चली आती है, लेकिन उसी के बीच में वो रिवाइज करनी पड़ती है और उसको हमें अगले नई जनरेशन तक पहुँचाना है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है आपका प्रतिष्ठित का कि डेली भाई हमारी नई जनरेशन आती रहती है, बढ़ती रहती है, तो ये चीज़ें आगे तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। जो भी आपका वर्किंग एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जाइए, लोगों को बताइए, जो आपका स्टडी सर्किल है उनको बच्चों को बताइए, उनके पेरेंट्स को बताइए, बच्चों को बताइए, आगे जाकर बताइए। ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है इसमें हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। आप कितने ही सशक्त हो जाए, फिर भी लगेगा कुछ कमी है, इसको और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है। तो आपकी मजबूती को और बढ़ाना और उस प्रशिक्षण को आगे तक पहुंचाना, ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो भाई हमें उम्मीद है कि आपने पूरा हमारे जो यहाँ पर मास्टर ट्रेनर दिया है
और आगे भी आप इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। बस कौन लेके जाइएगा, कोई डाउट होगा तो पूछते हैं कि ये सारे ट्राई के ऐसे करते हैं, बराबर बता रही सेंटेंस देंगे जो पार्टिसिपेंट अपना सेंटेंस को अपने साथी के कान में बोलेगा और ऐसे बोलेगा कि बगल वाला साथी न सुन पाए, ठीक है। और ये सेंटेंस एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ये होते हुए पूरे पार्टिसिपेंट तक कैरी करेगा। जो हमने कम्युनिकेशन में पहला सेंटेंस दिया था जिस भी प्रतिभागी को, वो सेंटेंस वापस हमें किस रूप में मिलता है इसको हम असेस करेंगे। इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन। हमने क्या मैसेज दिया और वो मैसेज किस तरह से रखे। गेम का फॉलो ठीक से होना चाहिए। मजाक क्या में ले रहे हैं सर ये? अच्छा आप लोग थोड़ा सा गोला बना लीजिए। आप अब बना लो गोला, अब पता चलेगा हाँ क्या टॉपिक। चलिए आप बताइए, पास करिए। चलिए चलिए आप जो भी आपको मैसेज मिलेगा सोच कर रखे रहिएगा, बस आपको बोलना नहीं है। लिखा हुआ है रचना जी ने वही हुबहू मैसेज अपने साथियों को पास किया और एक साथी से दूसरे साथी को होते हुए राजकुमार तक दिया। राजकुमार जी इधर आइए। आपको जो राजकुमार जी आपको मैसेज मिला जाए वो मैसेज जोर से बोल करके बताइए। हाँ जोर से। निकेश को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, गुलाब का फूल लेकर के आया। निकेश को गुलाब का फूल पसंद है इसलिए वो गुलाब का फूल लेकर के आया। काजल को गुलाब का फूल अच्छा लगता है, रितेश मेले में गया पर्स लाया। मेला तो हमारे पास है, मेला तो हमारे पास आया। कार्य किया है। ये जो हमने चित्र बनाया है ये ग्राम पंचायत सुनपता है जो नेटवर्क ब्लॉक में पड़ती है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। ये बात करते हैं पूर्व दिशा में इस वाले मार्ग पे जो चक्कर वाला मार्ग से मिल रहा है, ये वाला मार्ग इस पर हमारे प्राथमिक विद्यालय आ रहा है और इसी के जस्ट बराबर में एक ही दीवार मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है और उसी के साइड में बिल्कुल पड़ोस में ही मान लीजिए पंचायत घर है। तीनों चीजें क्रम से बनी हुई है। जस्ट प्राइमरी जो विद्यालय है उसके सामने जूनियर विद्यालय बना हुआ है। ये यहाँ से इस मार्ग पर आता है और यहाँ से चला जाता है। अब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं जो हमने दर्शाया है। यहाँ पे हमने पुल भी दिखाया है और सड़क दिखाई है, नल भी है जो बीच में हमने नल बनाए हैं। आगे पक्का मकान भी दिखाया है, किस तरह से पक्के मकान होते हैं। दूसरी बात कच्चा मकान झोंपड़ी टाइप में बने हुए हैं इधर। क्योंकि मेरे गांव की जो बात करें तो इधर ज्यादा इलाका विकसित है, जो विकसित होता है, लेकिन थोड़ा सा जो मतलब एरिया है जो अलग एक कस्बा बोल सकते हैं, उस वाले कस्बा तो नहीं बोल सकते, छोटा सा जो एरिया है तो जो पिछड़ा वर्ग है थोड़ा सा वो कच्चे मकान है, जैसे झोंपड़ी या फिर कड़ी वाले बने हुए हैं मकान। आगे चलते हैं तो यहाँ पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बराबर में एक रोचक चीज जो सामने आती है प्राचीन कुआ है, जो मतलब मैंने भी देखा है और उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाना उचित समझा। इसी के बराबर में सरकारी नल है और जगह जगह सरकारी नल बने हुए हैं। इसमें अभी टंकी का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस महीने
कुछ हो सकता है, वो तो बनेगी। अब बात करते हैं हम पूर्व दिशा में इस वाले मार्ग पे, जो चौथे वाला मार्ग से मिल रहा है, ये वाला मार्ग, इस पर हमारे प्राथमिक विद्यालय आ रहा है और उसी के जस्ट बराबर में एक ही दीवार मान लीजिए आंगनवाड़ी केंद्र है और उसी के साइड में बिल्कुल पड़ोस में ही मान लीजिए पंचायत घर है। तीनों चीजें क्रम से बनी हुई है। जस्ट प्राइमरी जो विद्यालय है उसके सामने जूनियर विद्यालय बना हुआ है। ये यहाँ से इस मार्ग पर आता है और यहाँ से चला जाता है। अब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं, जो हमने दर्शाया है। यहाँ पर हमने पुल भी दिखाया है और सड़क दिखाई है, नल भी है, जो बीच बीच में हमने नल बनाए हैं। आगे एक पक्का मकान भी दिखाया है, किस तरह से पक्के मकान होते हैं। दूसरी बात, कच्चा मकान जो झोपड़ी टाइप में बने हुए हैं इधर, क्योंकि मेरे गांव की जो बात करें तो इधर ज्यादा इलाका विकसित है, जो विकसित होता है, लेकिन थोड़ा सा जो मतलब एरिया है, जो अलग एक कस्बा बोल सकते हैं, सॉरी कस्बा तो नहीं बोल सकते, छोटा सा एक जो एरिया है, तो जो पिछड़ा वर्ग है थोड़ा सा, वो कच्चे मकान है, जैसे झोपड़ी या फिर शोर वाले जो होते हैं, कड़ी वाले बने हुए होते मकान। आगे चलते हैं तो यहाँ पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बराबर में एक रोचक चीज जो सामने आती है, प्राचीन कुआं है, जो मतलब मैंने भी देखा है और उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाना उचित समझा। इसी के बराबर में सरकारी नल है और जगह जगह सरकारी नल बने हुए हैं। इसमें अभी टंकी का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस महीने कुछ हो सकता है, तो बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिका है और मैं गाजियाबाद जिले से हूँ। तो मैंने बनाया है मैप खतरे के ऊपर, खतरे एवं जोखिम। तो मैंने अपने गांव का बनाया है मैप। इसमें ये हमारे गांव के 3 रास्ते हैं, एक इधर से, एक इधर से और एक साइड से। दोनों स्कूल और कॉलेज को दोनों खतरा हो सकता है, नहर का भी और टावर का भी। उसके जस्ट साइड थोड़ी दूरी पे एक सांप का वो है बिल, उसमें से सांप निकलते हैं। हाँ जी, वहाँ पे कई मतलब एक आदमी को 3-4 बार काट भी लिया है सांप ने। और गांव के एक साइड पे एक टंकी है, टंकी भी खतरा है, मतलब गिर जाएगी। और बीच रास्ते में जो मेन रास्ता है उसको कच्चे घर भी हैं। कच्चे घर भी हैं? हाँ जी, स्कूल से बच्चे आते हैं, बच्चा स्कूल के ऊपर गिर जाए, कोई और नहीं कर रहा है उनके। क्या आपके इस गांव में नदी नाले कोई ऐसा कुछ है? जी, गांव के थोड़े बाहर है तालाब, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे कोई है। हाइड्रेशन लाइन है आपके गांव में? जी नहीं। ओके, कोई ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे लाइन कोई ऐसी गांव से गुजर रही है? जी नहीं। एक 2 टावर है और एक ये यहाँ पे शिव मंदिर है बड़े वाला, और उसी के थोड़ी दूरी पे एक कुआं है, जो पुराना कुआं है वो, उस पे आप कुआं पूजन वगैरह होता है। पूरे गांव के सभी वहीं पे करते हैं। आपके गांव में कोई जल जमाव का क्षेत्र है इस गांव में, जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है मानसून के दौरान? जी, 2 तालाब है और एक तालाब का पानी तो नाले से जाता है, जब मतलब रेड लाइन का आ जाता है उसका पानी तालाब का, और एक इधर साइड पे वो नहर है वहाँ पे। आपके गांव में फूस के घर किधर दिखाए गए हैं? जब झोपड़ी के घर जहाँ पे आग लगने का खतरा हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं? अच्छा, ऐसा कोई घर आपने इसमें नहीं मेंशन किया? ओके, कोई ऐसा जर्जर मकान जो भूकंप के लिहाज वो सर से, है या यहाँ पे। स्कूल हो? स्कूल तो अच्छे हैं, मतलब वो नहीं ऐसे हैं, लेकिन घर है मेन रास्ते पे। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है जोड़ने के लिए और इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। संसाधन मानचित्रण, मतलब जो गांव में जो रिसोर्स जो संसाधन होते हैं उनके बारे में। तो जब हम एंट्री पॉइंट किए थे तो वहां पर जो सबसे पहले हमने देखा था तो शमशान घाट जहाँ पे क्रियाक्रम कराया जाता है वो था, उसके जस्ट बराबर में तालाब था, जिससे कई बार लोग खेतों की सिंचाई वगैरह भी करते थे, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा जैसे ऐसे चले हैं तो इधर जाके एक रास्ता ऐसे निकल जाता है और जस्ट आगे थोड़ा जाकर ऐसे निकल जाती है। ये जो आता है ये हमारा परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से कोई मथुरा में परिक्रमा होती है तो उसके वो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टंकी पेयजल क्या 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 पेयजल का बस सरकारी नल है, क्योंकि सर वहाँ पे जो है ना गाँव में जैसे समरसेबल एक दो के घर में है ना, तो उन्होंने अब गाँव में कुछ ऐसा हुआ है कि गाँव में समरसेबल लगवाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उससे पानी की ज्यादा वो नहीं थी, क्योंकि प्रधान जी से इस बारे में बात की
खुद प्रधान जी के घर में समरसेबल। अच्छा, इसमें कोई पंचायत भवन बना है, पंचायत में बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, राशन की दुकान है, खेल का अलग मैदान बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। कितने विद्यालय हैं? सर जैसे वो कंबाइंड है, एक तरफ तो 5वीं क्लास तक Opposite school है। और सर दूसरी तरफ 8वीं क्लास तक। कोई बीज बैंक, अनाज बैंक है गाँव में? नहीं सर ऐसा। एक्सीलेंट वर्क भाई, आपका पूर्ण गौतम बुद्ध है। तो रेणु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नदीम जी की पूरी टीम को एक्सीलेंट वर्क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी विश्वविद्यालय है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ और मैंने सर के कहे अनुसार ये सेवा मानचित्र एक हमारे यहाँ मिलक तहसील में ग्राम रजपुरा जगह पड़ती है, उसको उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और जैसा कि आपदा प्रबंधन का हम लोग जो एक विजन ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस गांव वालों के लिए मैंने इस मानचित्र को ट्रेस किया है और कोशिश की है कि आपातकालीन स्थिति में वो उनके माइंड में एक इमेज बने और उस इमेज से एट रैंडम वो उस समय में इन रिसोर्सेज को अपना के और त्वरित एक्शन के साथ अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करें, अपने आसपास पड़ोस को सेफ रखें। और आगे जब बढ़ते हैं तो गांव से आउटसाइड डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में जब हम पहुंचेंगे तो वहां लगभग 1 किलोमीटर आगे दूर पहुंचने के बाद एक रिवर क्रॉस करती है वहां से, जो संसाधन के रूप में हम यूज कर सकते हैं और किसी भी डिजास्टर के समय जो है हम हॉस्पिटल्स का, बोट का, इनका यूज कर सकते हैं। और जब गांव से हम एक अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ एक बानियान ट्री है, काफी विशाल है, थोड़ा सा ओपन एरिया भी है। किसी भी विशेष कंडीशन क्रिएट होने पे हम वहाँ पर पूरे गांव वालों को थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान है, मतलब विषम परिस्थिति में चाहे तो एक जगह बैठ के शरण स्थली सिलेक्टर के रूप में उसको चिन्हित कर सकते हैं और एट रैंडम उसका यूज भी कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट किया है आपकी टीम से? किसकी ये ज्यादा, इसमें किसका योगदान है? किसका योगदान है? पाजी का। आपका गुड नेम क्या है? परमेश्वरी दयाल। परमेश्वरी दयाल जी, आपका ये जो विजन है, जैसे मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा, रियल में आपने जो सुझाव ये दिए कि अल्टरनेट क्या हो सकता है, यही आपको उनको अल्टरनेट ऑप्शन देगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जैसे बाढ़ आता है तो ये हमारा लो लाइन एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं गाँव में, लेकिन वो शायद प्रभावित हो सकती है। तो जो दूसरा विकल्प है, अगर यहाँ पे हम सब्जियों को उगाएं तो शायद जो हमारा लॉस हो सकता है एग्रीकल्चर का, वो नहीं होगा। तो हमें जब हम समस्या का समाधान करेंगे ना, तो ऐसे अल्टरनेट ऑप्शन हमारे दिमाग में आएंगे तभी, जब हम उस चीज को ध्यान से करेंगे तब। तो पूरी टीम को और परमेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और टुडे आई एम हियर टू डिस्कशन अबाउट द CBDM प्रोजेक्ट। पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे, मैं ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, मैं एज ए DC रहा हूँ। इस वाले प्रोजेक्ट में भी मैं एज ए DC डिजास्टर में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। आने से पहले बेसिकली CBDM के बारे में मुझे नहीं पता था कि इस प्रोजेक्ट में होता क्या है। हमारी कंपनी ने टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड पहले भी ये प्रोजेक्ट किया है, बट अभी 56 डिस्ट्रिक्ट में नया लॉन्च हुआ है। तो आने से पहले मुझे नहीं पता, बेसिकली मैं गाँव में ज़्यादा वर्किंग किया नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ बेसिकली। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए है कि अच्छा है कि गांव के बारे में कुछ जानने के लिए मुझे मिलेगा और मैं काफ़ी चीज़ें अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मेरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लगभग 8 से 9 ट्रेनर मौजूद है जो गांव से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो अच्छा वर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनर हमारे साथ में हैं जो पिछले काफ़ी समय से वर्किंग कर रहे हैं बेसिकली मेरे साथ में। और अभी हमने लगभग 35 स्कूल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं अब तक, 40 के आसपास लगभग मेरे हो चुके हैं। 10 स्कूल रह गए, छुट्टियां पड़ गई, वो भी अभी हो जाएगा। ये वाला प्रोजेक्ट भी मैं लगभग अगले 10 दिन में खत्म कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को। नाम से तो परिचित ही है ना। मेरा नाम रिंकी है और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ मैं। 2 बार मेरा परिचय आप लोगों से हो चुका है। मैं अभी सर ने कहा कि कैसे आपका मंथन आते हुए कैसे होता है, मैं वहीं से बात अपनी स्टार्ट करूँगी। तो जब ऐसे प्रशिक्षण हमारा खुद का निर्माण करते हैं, जब हम फील्ड में जाएंगे तो कितने लोगों का हम निर्माण करेंगे। आज बहुत बड़ा टॉपिक मिला है आपदा। मैं भी अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए चुना गया, क्योंकि मैंने आज के जो कार्यक्रम किए हैं जागरूकता के लिए किए हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता कहीं ना कहीं एक चीज़ कहती है पुण्य करना काम।
अगर हम आज लोगों की मतलब एक शब्द कैसे सुन रहे हैं हम, और ये एक मतलब से जुड़ा हुआ शब्द है, जन धन और संपत्ति की मतलब हानि के लिए। यदि हम इन तीनों को बचाने के लिए काम करेंगे तो सारा पुण्य को काम हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में। और इस पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था बहुत बढ़िया टीम, जिस तरह से टीम ने व्यवस्था की है बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उस बीच अगर प्रशिक्षण मतलब सर जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो नहीं आता सही से, तो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं अधूरापन रहता है। लेकिन ऐसे सर ने मतलब प्रशिक्षण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के बिजनौर को छोड़कर मुरादाबाद से लेकर और गाजियाबाद तक सारे जिलों में मैंने कार्य किया है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल में काम किया है। और इस पूरी सर्विस लाइफ में कम से कम मैं अगर कुछ नहीं तो 3 से 4 हजार प्रशिक्षण हमने दिलवाए हैं युवाओं को। प्रशिक्षण की जो सबसे प्रमुख बात है, पहली बात सहभागिता पद्धति जो है वो प्रमुख होती है। जैसा अभी मनोज जी ने आपने देखा होगा कि लगभग ये प्रयास किया है कि 100% लोग उसमें अपनी सहभागिता करें प्रशिक्षण में। दूसरी बात जो मुस्कुराहट पद्धति है, हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे फेस पे झल्लाहट न हो, क्रोध न हो, स्माइल के साथ में हम प्रशिक्षण दें, जैसा आपने यहाँ देखा 2 दिन में। तो ये मैं कह सकता हूं कि जहां तक ये बैच की प्रशंसा कई बार आपने इस प्रशिक्षण में की है कि अच्छे प्रशिक्षक हैं, अच्छे प्रतिभागी हैं, निसंदेह है। मगर ये भी कोई संकोच की बात नहीं है कि ऐसे प्रशिक्षक भी कभी कभी मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए कि आगे हम कितना काम करेंगे नहीं करेंगे विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जिस तरह से आपने इन बच्चों को और इन सबको बताया है, ये हमें कहीं न कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में, जैसा भी बता रहे कई जगह लोग जुड़े हैं, ये पद्धति विषय भले ही ना आए मगर ये जो पद्धति आपने अपनाई है ये इनको जीवन पर्यंत काम जरूर आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आप क्लाइमेट चेंज की बात करिए। आप क्लाइमेट चेंज पे सर मैंने नाबार्ड से ट्रेनिंग ली हुई है वैसे भी क्लाइमेट चेंज के साथ। जी सर। ओके। मैं नाबार्ड से मैंने मतलब क्लाइमेट चेंज पे काम किया था, जो पर्यावरण क्लाइमेट चेंज था। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, एक बार मेरे से संपर्क करिएगा। जो क्लाइमेट चेंज पे आप कर रहे हैं यही भविष्य में आगे काम करना है। रह चुकी हूँ पहले जी, सीएमसी पल्स पोलियो में सीएमसी रह चुकी हूँ। अच्छा, यूनिसेफ के प्रोजेक्ट। जी यूनिसेफ की तरफ से। देखिए कुछ चीजों का अपने आप झलक जाता है, मुझे बोलने होती है। आप बताइए सर 2016 में नेहरू युवा केंद्र में मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पद पर चयन हुआ था। उसमें मैंने 2 वर्ष कार्य किया है और उसके बाद मैंने अक्सर प्रोजेक्ट पर एक एनजीओ के साथ मिलकर टीवी पर कार्य किया है 2 वर्ष। और 2018 से अब तक मैं एक पंचायत राज विभाग में मास्टर ट्रेनर हूँ सर। अभी भी जी। आप जरा बता दीजिए। एक बार आप लोग हमें CV भेज दीजिए। ठीक है।